नलिका क्या हो गया भाई, परिनलिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे फंक्शंस भी है, ठीक है। इतना भी बना के लिख दोगे तो भाई आपका काम सेट हो जाएगा। इन टॉपिक को पढ़ना है, देखना है और भाई अपने किताबों से एक बार रिवीजन करना है, सफिशिएंट है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं मेरे भाई, समझे। फिर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे भाई दूरदृष्टि विभिन्न पाथों द्वारा ग्लूकोज विघटन, ये मेरे भाई 2023 में ये आपके पेपर में आया हुआ है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना मेरे भाई। ये कुछ 3 4 5 हो जाएगा, बट हमारे पास 4 ही है, तो मेरे भाई इस कंडीशन में इसको पूरा करने के लिए हम इसे 2 कार्बन को एडजस्ट करेंगे। इसको हम डबल बॉन्ड भी कह सकते हैं, डबल एलिमेंट्स हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब 1 2 3 4, ये 4 पूरे, 1 2 3 4, इसके भी कार्बन के भी 4, मतलब दोनों कार्बन के 4 हाइड्रोजन क्या हो गए। नमस्ते भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 10th में जो आपके 20 फरवरी को एग्जाम है, उसके लिए इस वीडियो से बाहर आपको कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ जितना भी समय बचा है मेरे भाई इसको कर लो। मुझे नहीं पता था हिंदी मीडियम में आपकी इतनी डिमांड होगी, बट डोंट वरी मेरे भाई, आप अगर क्लास 11th में भी जाओगे, जो भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लोगे, वहां पर आपको हिंदी मीडियम में एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे आपको सारा चीज मिलेगा। टेंशन ना लो, नए हो तो बस सब्सक्राइब कर लेना। और मैं सबसे पहले एक चीज ये बता दूं, जितने भी ये 2024 के अकॉर्डिंग जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस बने हैं, सबसे पहले मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, ना कि क्वेश्चंस वाली वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, इंग्लिश मीडियम में है, अगर कन्वर्ट कर चुको तो कर लेना। इसमें आपको टॉपिक बता रहा हूं जो टॉपिक उसमें दिया हुआ है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हुए हैं। तो मेरे दोस्त 1 सेकंड भी मिस मत करना, ध्यान से सुनना। ये रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण में समीकरण से आपके 4 क्वेश्चंस बने थे 2024 में। फिर उसी तरह से अम्ल, क्षारक और लवण से आपके 2 क्वेश्चंस बने थे 2024 में। उस तरह से धातु एवं अधातु, ये 5 क्वेश्चंस बने थे। कार्बन एवं यौगिक से आपके 2 क्वेश्चंस बने थे, जो कि आपके कार्बन और यौगिक के मैं भी इंपॉर्टेंट बताऊं क्या है क्या नहीं है। फिर आपके जैव प्रक्रम से 3 क्वेश्चंस बने थे। नियंत्रण एवं समन्वय से 3 क्वेश्चंस। जीव जनन कैसे करते हैं 3 क्वेश्चन। अनुवंशिका 3 क्वेश्चन। प्रकाश प्रवर्तन अपवर्तन 3 क्वेश्चंस। फिर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये 3 नंबर 3 क्वेश्चंस। विद्युत से 2 क्वेश्चन, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव से 2 क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण से 2 क्वेश्चन। ये तो 2024 के अकॉर्डिंग आपके पेपर हो गए। अब आप देखो, ध्यान सुनो, पहले चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको छोड़ना है, क्या आपको पढ़ना है। चलो मेरे भाई शुरू करते हैं। ये पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए। तो आपके सामने पहला चैप्टर आता है, जो आपके सामने कंप्लीट चैप्टर दिख रहा होगा मेरे भाई, ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं, बट आपको इसमें से सारा नहीं पढ़ना। पहली बात याद रखना, अभी जो रिसेंटली आपको यहाँ पे रिवीजन करके जाना है, आपको रिवीजन करके जाना है यहाँ पे, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा मेरे भाई, ये आपको करके जाना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक तो ये हो गया, फिर उसके अपचयन उपचयन, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बनने के पूरे चांसेस है। समझ आ गया ये वाला, ये उष्मा शोषित और उष्मा क्षेपी, ये भी आप एक बार देख लेना, क्योंकि आपके प्री बोर्ड में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। तो ये टॉपिक आपको यहाँ से तैयार करना है, समझे मेरे भाई। तो ये सारी चीजें होने के बाद आपको बैलेंसिंग नहीं आती है, तो मैंने ट्रिक के माध्यम से बैलेंसिंग करवा रखा है, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। बट अभी आप बैलेंसिंग पे ज्यादा समय मत डालो, क्योंकि वहां पे अलग तरीके का बैलेंसिंग आएगा। अगर आपने पूरे नहीं पढ़े तो मे बी आप पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बट अभी जो थियोरिटिकल पार्ट है आप उस पर फोकस करो, जिससे कि आप वो एट दैट टाइम आप सारी चीजें कर पाओ। तो मेरे भाई ये है आपके सामने, ये आपको हिडन ट्रायल मेथड करना नहीं है। अब देखो आपके सामने आ गया कि संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया आपको पता है कि जब भी कभी भी 2 चीजों को मिला के एक सिंगल बनता है, उसे हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, ये सब अभी आपको समय तो है नहीं। ये देखो ये आपके सामने आ चुका है, ये आपके प्रकाशीय वियोजना, एक बार देख लेना। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, किस तरीके से सनलाइट के जो प्रेजेंस में किस तरीके से काम करता है, समझे मेरे भाई। तो ये आपके सामने आ गया, एक तो ये टॉपिक हो गया। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे आपके जो होते हैं, ये आपके केस बेस लास्ट ईयर बना था। क्या मेरे भाई, ये जो है आपके केस बेस्ड आपके लास्ट ईयर बना था इससे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, क्योंकि ये कॉपर की परत जम गई, CuS पर कॉपर सल्फेट, और ये आयरन सल्फेट निर्माण हो गया, जो कि आप यहाँ पे जिंक कॉपर सल्फेट और यहाँ पे कॉपर को देख रहे हो। तो ये विस्थापन भी अभिक्रिया आपको करना है, ठीक है। द्विविस्थापन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे करना है भाई। उपचयन अपचयन भी आप एक बार देख लेना। 2 चीज हो गया यहाँ पे दैनिक जीवन में, ये क्षारीय विविधता, एक ये पॉइंट आप करके जाना। क्या रहा,
विकृत गंधिता, ये मेरे भाई आपको एक ये टॉपिक करना है। इतनी पॉइंट समझ आ गया, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको इसके अंदर से, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने के बाद कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं तो देखो क्वेश्चंस यहाँ पे आपके ज्यादा कुछ बड़ा मैटर नहीं करता है, आपको कंसेप्ट मैटर करता है। जो मैंने अभी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताए, आई मीन टॉपिक बताए, वो आप यहाँ से कर सकते हो, समझे मेरे भाई। तो ये चीजें हो गई। तो उसके बाद आपको इस तरीके के सवाल जो है मेरे भाई आपको बहुत सारे चीजें दिखेंगी, जैसे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जैसे मान लो कॉपर ऑक्साइड दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है ये आपके पास क्वेश्चन है कि उपचयित पदार्थ का नाम लिखिए, इसको क्या कहते हैं, अपचयित पदार्थ का नाम लिखिए, ऑक्सीजन का नाम लिखिए, ऑक्सीकरण का कौन कौन सा हो रहा है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे। 100 का 10% की बात बता रहा हूं आपको, इस तरह क्वेश्चन दिखेंगे। फिर आपको कारण लिखने के लिए आएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड को श्वेत रंग धूसर रंग हो जाता है। फिर लाल भूरे रंग का कॉपर चूर्ण गर्म करने पे काले रंग का हो जाता है। आपको इस तरीके के रीजन बताने हैं, समझे मेरे। फिर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, यौगिक में X वियोजक होकर Y और CO2 बनता है, Y का प्रयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है, X और Y का नाम सूत्र लिखे। मतलब आपको पूरी एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए, जो कि पूरा आप इसे लिखोगे। तो इस तरीके के बंचिस वाले क्वेश्चन आएगा। फिर आपके सामने यहाँ पे ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क करो 100%। एक धातु का लवण Mx, मतलब M क्या एलिमेंट है, X क्या एलिमेंट है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होकर धातु M तथा X2 गैस बनाता है। M का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए होता है, जो कि आप एल्युमिनियम, और इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। इसके जो सॉल्यूशन होगा मेरे भाई, इसका सॉल्यूशन जो है, जो भी ऑफलाइन के सीट हुए हैं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में डलवा दूंगा, वहां से आप इसका देख लेना। बट अभी आप इस चीज को बहुत अच्छे से मार्क करके चलो। ये जो क्वेश्चंस है अभी आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले बता दूं आपको, समझे मेरे। तो ये चीजें हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसमें से क्या करना है, एक चाइना डिश वाला। और सुनो, मैं एक पॉइंट और बताऊं कि एक पॉइंट और करना, जो कल इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले ना मेरे भाई, जो प्रीवियस में आए, प्लीज आप उसको देख के कुछ आइडिया लगाओ, उसको चेंज करो थोड़ा सा यार, इतना स्क्रीनशॉट लेके उसको चेंज कर सकते हो, उसी लेवल पे क्वेश्चंस होगा। और आप एक चीज देखो, ये जो थे सीबीएसई वाले 2019 में किस तरह क्वेश्चंस पूछा है, संतुलित समीकरण लिखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे संतुलित करना है समीकरण। कह रहा है जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर और जिंक नाइट्रेट बनाता है। फिर पोटेशियम आयोडेट लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया के पोटेशियम नाइट्रेट लेड बनाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करना ही है मेरे भाई, नहीं करोगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। फिर आपके सामने एक ये क्वेश्चन आता है, मुकेश के घर सफेदी का काम चल रहा है। मुकेश ने देखा कि पेंटर के चूने को पानी से भरे ड्रम में उबड़ेगा। मुकेश ड्रम को छुआ और पाया कि ड्रम बहुत गर्म है। उपरोक्त अभिक्रिया का नाम बताएं, इसका अभिक्रिया का नाम लिखाए और उसमें छेपी है या उसमें से ये भी अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाना चाहिए। केस बेस का कुछ कह नहीं सकते, केस बेस कैसा आएगा। तो ये पॉइंट हो गया पहले चैप्टर से, इतना सफिशिएंट है। अगर अब आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ भाई आपको एक ऑथेंटिक चीज मिल रहा है, प्लीज इस वीडियो को इतना लाइक कर देना, जितनी भी वीडियोस है ना सबके लाइक फेल हो जाए, बट इस वीडियो पे इतने लाइक कर देना जिससे भाई आपको क्लास 11th में भी एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे सब कुछ मिल जाएगा। दूसरे चैनल है, समझे मेरे भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बट मेरे भाई याद रखना, आपको यहाँ पे 90+ कैसे भी करना ही करना है। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, समझे दोस्त। तो चलो फटाफट से सेकंड चैप्टर करते हैं, जो कि आपका अध्याय 2 है, क्षार एवं लवण। समझे, इन सब चीजों के लिए आपको ज्यादा देर का मैराथन ये सब नहीं देखना है, इस वीडियो को देख लो, आपका काम सेट है। तो मेरे भाई एक तो ये हो गया। अगली बार अब देखो यहाँ पे लवण में सबसे पहले आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपके सामने पीएच स्केल। क्या मेरे भाई यहाँ पे पीएच स्केल, यहां से आपके क्वेश्चंस बनता ही बनता है, समझे। उसके बाद अब आ जाओ यहाँ पे जो पीएच स्केल के बाद जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसको तो इतना घोल के पी के जाओ, इतना पी के जाओ कि बस समझो कि पेपर में आपके ये आ गया, समझे कि ये मतलब पेपर में आपके सामने समझो आउट है। सबसे पहले ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपको करके जाना है CaSO4
तो यहाँ पे 2H2 प्लस में CaSO4 1.5 H2O और 1.5 मॉलिक्यूल्स इसके लगते हैं। ये 1.5 मॉलिक्यूल्स आपके जिप्सम के हैं। फिर जिप्सम CaSO4 1.5 H2O 1.5 H2O ये आपके सामने। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ के ही जाना है यहाँ पे और जिप्सम के फॉर्मूला आपको करके ही जाना है। फिर बेकिंग सोडा आपको यहाँ पे करना है, समझे। और एक वृंजक चुन के ये 50-50 चांस है, लेकिन इसका जो है इन दोनों का मेरे भाई 100% चांस है कि आपके आएगा ही आएगा, समझ रहे हो। तो ये कंटेंट करना आपको इधर उधर की चीजों में नहीं पड़ना है। डन, आगे हो गया। फिर एसिड आप जानते हो क्या होता है, ये देखो एक जो है आपके एमसीक्यू में ये प्रबल अम्ल और दुर्लभ मतलब वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड पूछ लेगा। फिर भी ये हो गया यहाँ पे बेस, आपको पता है क्या है, लाल लिटमस पेपर को रंग इसमें बदल देता है। प्रबल क्षार क्या होता है, अल्कली सॉल्ट क्या होता है, ये आप इंडिकेटर, एक आपके सामने इंडिकेटर से आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ इंडिकेटर कौन सा है। मेरे एक आपके फिनोप्थलीन आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फिनोप्थलीन जो है आपके अम्ल में कैसा कलर होता है, तो ये रंगीन होता है, रंगहीन, दैट मीन की कलरलेस होता है। कभी क्वेश्चन पूछ दे कि जो फिनोप्थलीन होता है अगर वो अम्ल में डाला जाए, एसिड में डाला जाए तो कैसा कलर होगा, उसका कोई भी कलर नहीं होगा। फिनोप्थलीन जो गोली होती है ना, अगर आप एसिड में डाल दोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, लेकिन वही बेस में डालोगे तो कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, समझे दोस्त। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी आते हैं, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपके अम्ल के साथ, क्षार के साथ। देखो एक आता है आपके सामने पॉप टेस्ट। ये क्या होता है भाई, ये है आपके सामने पॉप टेस्ट। ये आपकी पॉप साउंड होता है, क्या होता है भाई, ये आपके पॉप साउंड जो प्रोड्यूस करता है वो उस चीज के लिए ये है, समझे। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। जब ये चीज हो जाती है मेरे भाई, तो आपके सामने आता है अम्ल के साथ, क्षार के साथ। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिमाग लगाना है तो जो जो टॉपिक बता रहा हूँ उसके अंदर में, समझे। तो चलो अभी आगे देखते हैं अम्ल की अभिक्रिया, क्षार की अभिक्रिया क्या क्या है, अम्ल में क्षार में क्या है। क्षार अम्ल की प्रबलता, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये अभी आपको पता चल गया। जल विलयन में अम्ल का क्षार, एक ये टॉपिक आप यहाँ कर लेना, जल विलयन में अम्ल और क्षार का क्या इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद मेरे भाई अभी आते हैं नीचे, जो अम्ल में डालने पे इसे हटाओ। फिर आपके सामने क्या आ गया, पीएच स्केल। क्या मेरे भाई, पीएच स्केल, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो पीएच होता है, ये देखो, ये जो पीएच क्षार विलय होता है और इसकी जो स्केल होती है 0 से 14 पीएच स्केल करने लाया जाता है, समझे। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आपके सामने एक मिट्टी का पीएच के ऊपर में सवाल आ जाता है। ये मिट्टी के पीएच के ऊपर में कि मिट्टी की जो जमीन है उसकी पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है मिट्टी की। और यहाँ पे एक और लिख लो, यहाँ पे ब्लड का, कौन सा भाई, ब्लड का। कभी कभी पेपर में आ जाता है ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 7.4, समझे। फिर आता है आपके टीथ डिके। क्या आता है भाई, टीथ डिके, दांतों का सड़ना गलना, कौन सा पीएच होता है, वो आता है आपका 5.5। ये भाई बड़े बड़े एग्जाम में भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। डन है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपके सामने हो गया यहाँ पे परवंत्य, ये देखो जो मैं अभी आपको बताता, ये दंत क्षार्य, समझे। तो ये मुंह का जो पीएच होता है ये 5 से कम होने की वजह से क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर में वो जो बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद पीएच प्रबल होता है, ये आपको इतना पता होना चाहिए। फिर अब आ जाओ यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको बताया था कि भैया इसके अंदर क्या करना है, एक तो वृंजक चूर्ण, ठीक भाई, ये जो रसायन है कौन सा, एक तो ये आपके वृंजक चूर्ण हो गया, एक ये बेकिंग सोडा हो गया, फिर आपके सामने प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया और आपके सामने जिप्सम हो गया, समझे। ये हो गया। उसके बाद में आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, समझे ना दोस्त। ये रहा आपके सामने कंप्लीट आपके सामने यूजेस है और इनके क्वेश्चंस बनते हैं कैसे कि कभी आपके बंचेस में बनेगा, क्योंकि दिखा आपने ये 3-3 क्वेश्चंस बनता ही बनता है। बंचेस में ऐसा पूछेगा भाई एक्स पर्सन है, वाई पर्सन है, उसके हाथ टूट गए, क्या होगा, कैसे होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 1.5 H2O, ये मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये जिप्सम को 373 के केल्विन पे गर्म करने पे इससे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बनाया जाता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये आपके सफेद चूर्ण से जो मिलने पे ये जिप्सम बनके ठोस रूप हो जाता है जब इसके साथ पानी ऐड हो जाता है। तो ये उपयोग क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही करने पे करता है और इसका उपयोग खिलौना बनाने और सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, जैसे घर में पीओपी होता है ना, उसके लिए मेरे भाई, समझे। तो
ये डन है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको देखिएगा, मैं अभी आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ, क्वेश्चंस किस लेवल पे पूछे गए हैं लास्ट ईयर से। ठीक है, आपके भाई देखो एक तरह के ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे इस तरह के क्वेश्चंस, बट मैं आपको अभी क्वेश्चंस एक्चुअल में दिखाता हूँ कि जो बड़े पेपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे भाई आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिप्सम से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, ये दंत मंजन किस प्रकार दंत छाले को रोकता है। एक तो ये हो गया, बेकिंग सोडा धोने के सोडे को उत्पन्न किस प्रकार करता है, ये भी हो गया आपके सामने, समझे। फिर अब आगे आ जाओ, आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रेट, चलो ये देखो। फिर आपके सामने एक ये चीज, पीएच का मान किसे कहते हैं, दुर्लभ अम्ल और प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक के बीच में देखना है, समझे मेरे भाई। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस दिखेंगे, जो कि ज्यादा इसमें लेंदी तो नहीं लग रहा, हाँ बट मेरे भाई याद रखना कुछ समीकरण वाले क्वेश्चंस आपको जरूर दिखेंगे। जैसे कि कोई यौगिक X अधिकाय साद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे गर्म करने पर कोई यौगिक Y बनाता है, यौगिक X NH सोडियम से प्रक्रिया करता है, इस तरह के सवाल आपके क्वेश्चन में बनेंगे। तो ये पॉइंट हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चंस क्या है मेरे भाई, लॉन्ग क्वेश्चन देखो, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र और निर्माण किस तरीके से किया जाता है, समझे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं पेपरों में। तो ये हो गया दूसरा। अब आ जाओ, आपके सामने हो जाता है ये तीसरा सवाल। बस इतना ही समय देना था, इन्हीं टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझे मेरे भाई। अभी भी लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दो, ठीक है, इतना रिक्वेस्ट आप लोग से। और भाई क्योंकि आप लोग की डिमांड पे मैंने ये भाई पूरी चीजें सेट की है, तो प्लीज इतना तो आप एफर्ट्स को थोड़ा सा आगे बता सकते हो। फिर आपके एसएसटी में टेंशन नहीं लेने का, मैथ्स में तो बिल्कुल टेंशन ही भूल जाओ, क्योंकि मैथ्स में आपको पहले बता चुका हूं, अपने एसएसपी पे ऐप में यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसके अंदर सीबीएसई मार्किंग स्कीम और टॉपर शीट है, वो जाके जरूर देखना। इवन साइंस का भी देखना कि साइंस का पेपर बच्चों ने कैसा लिखा है, समझे। डाउनलोड कर लो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और मेरे भाई वहां से आप ई बुक में जाना, आपको दोनों चीज मिल जाएगा, समझे। तो बस इतना कर लो मेरे भाई, आपके पूरे पेपर सेट, समझे। उसी तरीके से लिखाना जैसे टॉपर्स लिखते हैं, समझे। आ जाओ अब धातु अधातु में, मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। सबसे पहली बात मैं अभी आपको बता दूंगा, ये तो इनके डिफरेंस है, क्या भाई डिफरेंट है। एक चीज समझो ना, ये जो पेपर है ना, ये आपके ये जो पेपर है, इसके अंदर एक एग्जाम्पल होता है, देखो भाई धातु अधातु है, यहाँ पे याद रखना, जैसे क्लोरीन गैस हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, ये जो ब्रोमीन होता है, ये ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो कि आपके क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड मात्रा में पाया जाता है। और जो आपके मरकरी एक ऐसा होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मात्रा में पाया जाता है। तो दो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं कि ऐसा कौन सा अधातु है जो कि आपके सॉलिड बनते हैं, वो आपका ब्रोमाइन है। जो रूम टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा धातु है, मेटल है, जो कि लिक्विड होता है, द्रव होता है, मतलब द्रव पदार्थ होता है, वो होता मरकरी। मरकरी का अगर आपको सिंबल पता है तो मुझे आप एक बार सिंबल मुझे आप लोग कमेंट में करके बता सकते हो कि भाई Ag होता है, या यहाँ पे Au होता है, या यहाँ पे Hg होता है, या यहाँ पे Fe होता है। अगर इसका सवाल अगर आप लोगों ने सही दे दिया, मतलब समझना आप पेपर में डंका बजा के आओगे, क्योंकि एक बेसिक पॉइंट सा है मेरे भाई, समझे। तो चलो अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखो भाई, अभी देखते जाना बस। धातु का आयोडीकरण कैसे करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कैसे होता है, समान हाइड्रोजन के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किस तरीके से किया जाता है। एक ये पॉइंट याद रखना, ये देखो जब आप कोई बड़ा एग्जाम देखो तो वहां पे भी ये आएगा आपके सामने, एक्वा रिजिया, क्या हुआ भाई, यहाँ पे एक्वा रिजिया यहाँ पे आएगा, जिसमें कि आपके 3:1 के अनुपात में सात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सात नाइट्रिक अम्ल होता है। तो याद रखना यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल होता है, जो कि ये 3 का मात्रा है और ये 1 का मात्रा है। तो ये एक्वा रिजिया में क्या होता है, एक्वा रिजिया में हाइड्रोक्लोरिक 3 होते हैं और यहाँ नाइट्रिक कितना होता है, 1 होता है, समझे भाई। तो चलो आगे देखते हैं। जो देखो आपके सामने एक जो है ये रिएक्टिव भी आपके पूछा जाता है 1 नंबर में, कि भाई ये जो है आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में बताना है, सक्रिय श्रेणी मतलब अवरोही क्रम में बताना है। तो आप क्या आएगा, तो आप वहां पे इस चीज को क्लिक कर देना, ठीक है भाई। ये सारी चीजें हो जाता है। फिर आयंस के साथ ये आपके धातु सक्रिय आयंस या आयस्क होता है। फिर आपके सामने और आता हूं मैं, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर लेकर आता हूँ, समझे। यहाँ से आपके एमसीक्यू भी बनेंगे, ज्यादा बड़े क्वेश्चन बने न बने, बट ये एमसीक्यू जरूर बनेंगे। उसके बाद मेरे भाई एक ये आप ये जरूर करके
के जाना, ये वाला SO4 यहाँ पे इस बेस पे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं एनोड और कैथोड वाला, इस पे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद मिश्रण धातु में आपके सामने एक ये देखो जो पीतल होता है, पीतल में किस किस का कॉपर एवं जिंक का मिश्र धातु होता है, मतलब कॉपर और जिंक किसके अंदर में होता है, पीतल के अंदर में होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और जो मरकरी पारद को तत्वों के साथ मिश्रित करने पे अमलगम निर्मित होता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यहां से ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। फिर आपके सामने कांसा आ गया। ये कांसा जो है आपके कॉपर क्या है भाई, जल्दी हो जाओ भाई, ये जो कांसा है कॉपर एवं टीन के मिश्र धातु है। तो एक नंबर में इसको भी याद रखना है। जो सोल्डर या सीसा लेड टिन PV का मिश्र धातु है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है, इसका उपयोग विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए काम किया जाता है। जो सोल्डर ये सीसा और टीन का बना होता है, तो ये तीन में आपके मैचिंग करने के लिए भी आ सकता है, सोल्डर और सीसा, समझे। और टीन जो होता है कॉपर और आपके जिंक से, कॉपर और टीन से बना होता है कौन सा, कांस्य। जो ये आपके PV और सीसा मतलब लेड और टीन इसके बनाता है, सोल्डर बने होते हैं, समझे। तो ये पॉइंट आपके सामने आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे दिखाता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके के लास्ट ईयर बने हैं, समझे मेरे भाई। फिर आप आ जाओ यहाँ पे देखो थर्मिट कोयले को अपचयन रूप में हटाओ। यहाँ पे देखो मेरे भाई आपके सामने जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कभी भी आपको इस चहत पे जैसे मान लो मिश्र धातु क्या होते हैं, इनके बनाने की विधि लिखिए, कौन सी मिश्र धातु प्रयोग बिजली की तारों को परस्पर जोड़ने के लिए किया जाता है। अभी आपने देखा कि कंप्लीटली किस तरह से आप टीन और लेड को जोड़ते हो, तो आपको ये चीजें निकल के आती हैं, समझे। फिर आप अगर बात करोगे कि भैया ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको कैसे किया जाता है, जो प्लेटिनम का उपयोग, देखो अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, जो आपका प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों। लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, कारण लिखे। एल्युमिनियम अतिरिक्त क्रियाशील होती है, इसका उपयोग खाना बनाने में, बर्तन के लिए किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये क्वेश्चन को आप मार्क करो, आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्त, समझे। तो ये चीजें होने के बाद आप आ जाओ यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, बट अभी टॉपिक देखो आपको वही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। देखो अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहले कार्बन की जो आपके सामने कार्बन एंड यौगिक में क्या होता है कि एक नंबर में ये भी सेशन रीजन में पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। देखो जैसे ये होता है, ये आयंस बनाने के लिए जैसे हाइड्रोजन है, ये देखो जैसे ये आपने देखा कि ये जो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, ये आपके पास एक हाइड्रोजन मतलब दो हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। एक हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ये एक हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, देखो मैं अभी आपको थीम बता देता हूँ। एक ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर A है। तो आपने देखा होगा कम से कम मिनिमम आपको 2 चाहिए और आउटर मोस्ट पे कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो मेरे भाई 2 तो हम इसको बना सकते हैं, अगर मैं इसके साथ इसको शेयर करूंगा तो 2 इसके साथ बन जाएगा और इसके साथ ये शेयर करूं तो मैं 2 बन जाएगा। ये साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ होता है, बहुत आसान है मेरे भाई। कार्बन कंपाउंड्स अगर सर्च भी करो तो यूट्यूब पे बस SS पाठशाला लिख देना, आपको ट्रिक मिलेगा। ये जो इतनी बड़ी बड़ी महाभारत चल रही है ना यूट्यूब पे, मेरे भाई कुछ नहीं, आपका समय बर्बाद है, बस चीजें समझो शॉर्टकट। अभी स्टूडेंट लाइफ आपकी, अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो मेरे भाई आप तो भाई देखो पढ़ने में अपना ज्यादा समय दो, ठीक है। अब देखो कार्बन की अप्रूव, यहां से क्वेश्चन आता है कार्बन की अप्रूव क्या होता है। सबसे पहले देखो एक हीरा है, एक ग्रेफाइट है। हीरा ग्रेफाइट ये यहां से आ जाता है। फ्लोरीन सबसे छोटे होते हैं जिसमें कि 6 परमाणु होते हैं, ये भी पॉइंट आप याद रखना। ये आपके डिफरेंशिएट है, ग्रेफाइट में अंतर भी आ जाता है। तो मुझे ये बताओ आप पेंसिल की जो नोक होता है उसमें क्या होता है, पेंसिल के नोक में क्या होता है, मुझे आप ये बताओ कि पेंसिल के नोक में क्या होता है। तो दोस्त अब आ जाओ आपके सामने, ये जो कार्बन के टाइप है ये श्रृंखलन वाला और चतुर संयुक्तता और समायिकता में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे श्रृंखलन में, कौन सा मेरे भाई, ये आते हैं श्रृंखला में। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन है, यहाँ से चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, आपके 100% क्वेश्चन आएंगे, बट आपको समझ नहीं आया अभी मैं क्लास में समझा देता हूँ। देखो दोस्त ये आपके संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक है। कैसे, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को मतलब हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखो मेरे भाई ये जो होता है एक संतृप्त अल्केन होता है, एक असंतृप्त में 2 अल्कीन और अल्काइन होता है। तो ये जब आप देखोगे तो ये जो सैचुरेटेड वाला है इसमें अल्कीन, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+ में
2। एक तो ये हो जाता है, जैसे मान लो मीथेन की बात करते हैं, ध्यान से सुनते जाना। मेरे पास CH4 है, क्या है यहाँ पे CH4 है, आप जानते हो इसे क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, मीथेन। तो मैं मीथेन को कैसे बनाऊंगा, तो देखो मीथेन को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास C है, देखो ध्यान से, C जो है CH4 कितना आ गया यहाँ पे CH4। तो अगर मान लो CH4 है तो कार्बन कितने, एक है। तो यहाँ फॉर्मूला में क्या कह रहा है दोस्त, ये जो कार्बन है, कार्बन कितने मॉलिक्यूल है, कार्बन का एक मॉलिक्यूल, N मतलब नंबर ऑफ एटम्स, एक हो गया। हाइड्रोजन आपके सामने है 2, तो ऐसे रहेगा N मतलब इसके साथ भी N इसके साथ, तो कार्बन के पास कितने N है, N, इससे आप 1 मल्टीप्लाई करोगे, अब प्लस में क्या करोगे, यहाँ पे 2 जोड़ोगे, C से तो 1 C1 है ही, तो हाइड्रोजन आपके साथ ऐसे होगा 2 1 जा 2, अब प्लस में 2, ये क्या हो गया 4। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, CH4। तो इसका मतलब हो गया कि एक कार्बन है, इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं, ये इस तरीके से बनता है मेरे भाई। तो ये फॉर्मूला होता है, समझ आ गया। अभी भी लाइक नहीं किया, कर दो मेरे भाई। देखो अभी क्वेश्चन आए तो मैं वहां पे बता दूं। तो ये संतृप्त अल्केन, ये अल्केन वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये अल्कीन वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, और अल्काइन वाला आपको फॉर्मूला याद रखना। यहां से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, समझे। दो ये हो गया आपके सामने। चलो जैसे आपके सामने यहाँ देखो, ये एथीन है, देखो एक पॉइंट और याद रखना, जो आपके सामने जो एथेन होता है, एथेन, ये इसे आप डॉट स्ट्रक्चर से भी बना सकते हो, समझे। अगर आपके सामने एथीन आता है, जो एथीन आता है, आप इसे इस स्ट्रक्चर भी बना सकते हो एथीन का, ये C2H6 हो जाएगा, समझे। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। चलो ये हो गया। अब देखो आपके सामने, यहाँ तो बोला नहीं कुछ भी, तो मीथेन है, तो मीथेन में आपने देखा कि कौन सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2, ये पॉइंट हो गया आपके सामने। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, आपके सामने मीथेन CH4 होता है, एथेन कितना है, ये C2H6 है, तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, जैसे आपने C2, ये आपके सामने H6 है, तो अब ये कैसे बना, तो ये बनने के पीछे का रीजन देखो दोस्त, ये बना कैसे, ये आपके साथ फॉर्मूला था CnH2n प्लस में 2, तो C की वैल्यू कितना है, ये आपके पास 2 है, हाइड्रोजन ऐसे रहेगा 2, N की जगह नंबर ऑफ कार्बन का माना जाता है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो 2 हो जाएगा, प्लस का 2 ये हो जाएगा, C2 ऐसे रहेगा, H ऐसे रहेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस में ये 2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, H6 हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला हो गया ये। और इसको कैसे बना दोगे, इसको बना दोगे आप इस तरीके से, 2 कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, इसके एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ये यहाँ पे, एक हाइड्रोजन एक यहाँ पे, एक हाइड्रोजन एक यहाँ पे, एक हाइड्रोजन एक यहाँ पे। तो देखो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 पूरे, और ये एक के साथ कार्बन अपना एडजस्ट कर ही रहा है, तो ये ऑक्टेट अपना इसका क्या है दोस्त, पूरा है, समझे। तो बिल्कुल हलवा सवाल है, समझे ना, समझ आ गया। अभी भी नहीं समझे तो भाई कोई बात नहीं, आप बस थोड़ा सा सोच लो, आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। जैसे मान ले आपके सामने ब्यूटेन है, क्या है यहाँ पे ब्यूटेन, C4H10 होता है, तो ये आपके सामने 4 कार्बन आएगा, और हाइड्रोजन कितने आएंगे, 10 हाइड्रोजन आएंगे, ये हो गया आपके ब्यूटेन। कौन सा हो गया, ब्यूटेन, ये पॉइंट हो गए। फिर आपके पेंटेन आता है, फिर एल्कीन वाला आता है। एल्कीन वाले में क्या होता है, जिसमें देखो एल्कीन है ना, एल्कीन का क्या होता है CnH2n, ये हो गया एल्कीन का फॉर्मूला हो गया। जैसे आप देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना सकते हो, यहाँ पे 2 बॉन्ड, क्योंकि एक कार्बन को पूरा करने के लिए। अगर दोस्त यहाँ पे मैं ये कहता हूं कि जैसे मान लो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं आपके सामने, ये CnH2n होता है, ये हो गया यहाँ पे। अगर मान लो एथीन है, एथीन में कितना, ये C2 क्या है दोस्त, यहाँ पे ये है आपके सामने C2H4। अब देखो क्या ये सेटिस्फाई होता है, होएगा 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 भाई होएगा। देखो C कितना है आपके सामने, C की वैल्यू कितना है, N पे 2 है। हाइड्रोजन आपके पास कितना है, हाइड्रोजन आपके 2 तो होता ही होता है। अब आपके साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ये 2, क्योंकि ये N जो होता है नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने 2 है, तो हाइड्रोजन के पास भी यहाँ पे 2 ही होगा इसके साथ, C2H4। तो ये हो गया आपके सामने। तो आप इसे कैसे बना सकते हो, 2 कार्बन, देखो 2 कार्बन, एक कार्बन मैं यहां से लेता हूं, एक इसके साथ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 4 ही हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, यहां तो छोड़ ही दो क्योंकि बनेगा नहीं, समझे। चलो सही बना। तो देखो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से देखो, अरे हो जा भाई, देखो दोस्त ध्यान सुना, एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, 2 कार्बन, क्योंकि C2H4 है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगाया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगाया। तो अब एक चीज देखो यहाँ पे 1 2 3, लेकिन मिनिमम कितना, 4 कार्बन। चलो
एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो कितने हो गए? 4 तो हो गए भाई। लेकिन ये तो पूरा एक तो ऑक्टेट इसका फ्री है, तो फ्री है तो क्या कर सकते हो, तो मेरे भाई इधर अगर एक लगा दोगे तो एक हाइड्रोजन लगाओगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, बट हमारे पास 4 ही है। तो मेरे भाई इस कंडीशन में इसको पूरा करने के लिए हम इसे 2 कार्बन को एडजस्ट करेंगे, इसको हम डबल बॉन्ड भी कह सकते हैं, डबल एलिमेंट्स हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब 1 2 3 4, ये 4 पूरे, 1 2 3 4, इसके भी कार्बन के भी 4, मतलब दोनों कार्बन के 4 हाइड्रोजन क्या हो गए? कंप्लीट पूरे हो गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपके सामने एथाइन आता है, यहाँ पे आप 3 की मॉलिक्यूलस कर सकते हो। ठीक है, डन है। फिर आपके सामने ये साइक्लिक भी आता है, ये भी कर सकते हो। ये आइसोमर, ये संरचनात्मक, ये क्वेश्चन आपके संरचनात्मक समावयन आता है पेपर में, ये आप इसे अंडरलाइन कर लो। डन है। चलो भाई आगे देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन क्या है। एलाइड वाला आपके सामने अगर ये नहीं भी आए तो मेरे भाई अभी आप इतना इसमें सिरदर्दी मत लगाना, आप अभी अपना आगे चलना। जैसे अल्कोहल में ओल आता है, एलिड, ये बहुत पुरानी चीजें हैं, अभी आपको इसमें ज्यादा दिमाग ले लगाना है। अभी जो आपको जितना चीजें करनी है अभी उतने कर लेना है जितना आप अच्छे लेवल पे अपना पेपर लिख पाओ। पेपर बहुत अच्छा आएगा, आप टेंशन मत लो। फिर आप एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म यहाँ पे देखो, ये आप महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, ये आप यहाँ पे याद कर लो। ये कथनांक जो होता है 351 और गलनांक जो होता है 156 इसके केल्विन पे होता है, समझे। अब आ जाओ जो अभी तक का सबसे तगड़ा गेम है, एथेनाइक अम्ल। एथेनाइक अम्ल को भी छोड़ते हैं हम, एथेनाइक अम्ल कर लो यार, क्योंकि भाई कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में पूछ देता है ना, क्योंकि बहुत बार पीछे आया कार्बन एंड कंपाउंड्स के अंदर में। तो अभी जो मेन चीज है आपके सामने है ये वाला मेरे भाई, ठीक है। कौन सा? साबुन और ये अपमार्जक, मतलब कि सोप एंड डिटर्जेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके देखो क्या है, ये पूरा स्टेटमेंट है, ये जल रागी सीरा है। अब इसके सामने ये आपके सामने ये चीज बन के आएगा और आपको अच्छे से इसका आंसर देना पड़ेगा, समझे। तो ये पॉइंट हो गया आपके सामने। इतना करने के बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं देना, वो उसी का प्रोसेस आप पूरा पढ़ लोगे तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा, समझे दोस्त। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो अब देखो बड़े जो क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े क्वेश्चंस किस लेवल पे बनते हैं। अगर आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा, जो अस्तित्व वाला अल्कीन 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 बताया है वो आपके यहाँ पे कर लेना, समझे, वरना भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो वहां से क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही बनेंगे। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। संरचनात्मक समावयन आपको करके जाना है, तो ये पॉइंट आपके ज्यादा जरूरी है, समझे दोस्त। और इसके अंदर से जो टॉपिक बता आपको वो करके जाना। फिर आपके सामने ये आ गया सप्तरित और सप्तरित कार्बन के बीच रासायनिक समझाने के परीक्षण आपको लिखना है। यहाँ पे प्रोपेन और एसीटेन समावेशन की चीजें बता देनी है। समझाते श्रेणी क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस सीरीज है। कठोर जल को साबुन में उपचित करने पर स्कैम के निर्माण समझाए। तो ये आप इतना कर लो, यहाँ से आपके कार्बन कंपाउंड आपके खत्म हो जाएंगे, समझे। 5 नंबर में अगर कभी ज्यादा बड़ा आंसर आया तो इस तरीके की चीजें आ जाएगा मेरे भाई, समझे। किस तरीके से आप करते हो, एक कार्बन यौगिक में X जिसका अभिगुण C2H6O है, क्षारीय जो है ये है, इसके 3 आंसर नीचे देना है। अब आ जाओ मेरे भाई बायो में, केमिस्ट्री में आपको इतना ही पढ़ना है, जो भी आपको बता दिया इतना सफिशिएंट। आज में रिवीजन कर लो। यहां तक देख लिया, एक बार लाइक कर दो और आपकी कितनी % प्रिपरेशन हो गई है आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और भाई इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज कर दो, अपने दोस्त यार में से शेयर कर दो। और भाई जो मैंने बताया आपको अपने एप्लीकेशन पे SSP पे जाके भाई वो आप टॉपर सीट जरूर लेना, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल को पेपर लिखना कैसे है, समझे भाई। सबका है A to Z, सबका है। देखो जैक परिक्रम यहाँ से आपको पता है कि बहुत सारा चीजें हैं बायो में आपके आने के लिए। तो चलो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले देखो मेरे भाई वहन और संचरण। देखो ये क्या है, वहन एवं परिसंचरण बहुत ज्यादा है, जो कि पौधे में जाइलम होता है, फोलेम होता है। तो याद रखना ये जो आपके यहाँ पे जाइलम जो दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो आपके जाइलम है, ये जाइलम क्या कैरी करता है आप मुझे कमेंट के बताओ। जो आपके यहाँ पे फोलेम होता है, फोलेम क्या कैरी करता है मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे, समझे मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट होने के बाद आपके सामने अब आते हैं लॉन्ग, क्योंकि यहाँ से तो बहुत सारी चीजें हैं। एक आप ये भी कर लेना मेरे भाई, एक सपोसी और ये
विषम पोषी, ये आ सकता है क्योंकि अब फिर आपके सामने ये प्रकाश संश्लेषण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आप देखते हो C6H2 यहाँ पे C6O2H12O, जो कि आपके सामने ये देखो C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये मेरे भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है कौन सा? C6H12O6। डन है मेरे भाई, ये चीज हो गया। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटनाएं कौन कौन सी होती है उसके सामने मेरे भाई, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आता है ये रंध्र स्टोमाटा, ये मेरे भाई स्टोमाटा ये और ये, इनमें से आपके फिक्स है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये स्ट्रक्चर भी आप याद करके जाना, समझे? ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद में आप आ जाओ यहाँ पे, देखो बहुत बार से आज तक क्वेश्चन जो है बहुत मतलब 16-17 के बाद नहीं पूछा है, बट मेरे भाई मेरे हिसाब से अमीबा आप एक बार क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि अमीबा की पूरी प्रोसेस क्या क्या होती है और इसके डायग्राम भी बनाने को आ सकता है। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाओ, ये जो मेरे भाई आपके सामने जो है ये स्टार्च हो गया, अमालसिस हो गया। जो स्टार्च जो है वो सक्रा में कैसे बदलता है? अमालसिस की वजह से कन्वर्ट होता है। और अमाशय में जो होता है पेप्सिन क्या काम करता है, ये भी चीज आप समझो। यहाँ पे ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन आपका होता है जो पाचन एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को पचाता है। तो एमसीक्यू में ये भी आएगा, ये भी आएगा। अब किसी भी कंपटीशन में इससे बाहर कुछ जाता ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी 10वीं तक पूछता है। तो पेप्सिन जो होता है क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। तो पी से पी याद रखना, पेप्सिन प्रोटीन, P4 ऐसे करके। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में कन्वर्ट होता है? ये एक अम्ल है, एसिड है, इसको हम क्या कहते हैं? HCl। क्या कहते हैं भाई यहाँ पे? ये कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और जो अमालसिस के अंदर स्तर पे अम्ल होता है, तो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। फिर भाई बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जहां से आपके एमसीक्यू बनते हैं। जैसे देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। जो वसा होता है ये वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में होता है। अब प्रोटीन किसमें होता है? अमीनो एसिड में होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ही सवाल है मेरे, समझे? ये हो गया आपके सामने। फिर आपके सामने आता है जो प्रोटीन जो होता है ये ट्राइप्सिन से पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है, लैपेज से वसा अम्ल ग्लिसरॉल होता है, स्टार्च अमालसिस से ग्लूकोज बनता है, दीर्घ अवशोषण से ही कहता है क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। ये इसकी ओर बता रहा है। मृददंत ये हटाओ, क्या कहना चाह रहा है? आगे आते ये आपके पास स्ट्रक्चर कौन कौन सा है, किस तरीके से। फिर उसके बाद मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ये विभिन्न पाथों द्वारा ग्लूकोज का विघटन, ये मेरे भाई 2023 में ये आपके पेपर में आया हुआ है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना मेरे भाई। ये कुछ नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया। C6H12O6 जो होता है ये आपके ग्लूकोज होता है। इसके अंदर में 3 कार्बन और ये पायरुवेट प्लस में ऊर्जा 8 ATP होता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ऊर्जा जैसे ये इष्टकनिक होता है। ऑक्सीजन के अभाव के कारण लैक्टिक अम्ल ऊर्जा और हमारी पीछे जो होती है वो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल और 30 ATP ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो क्लास 8 और 9th में आपने पढ़ा होगा कि आप किसे माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हो? ये पावर हाउस ऑफ सेल कहते हो। जितने भी सेल होता है उसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। तो मेरे भाई अगर आप लोग को पता हो तो मुझे ATP का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे DNA का फुल फॉर्म कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे RNA का चलो हटा दो, रिबो न्यूक्लिक एसिड मैंने नहीं बता दिया, DNA आप बता दो। इसे क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी, इसे ऊर्जा कहते हैं। और भाई ये जो SSC में 10 लाख बार क्वेश्चन पूछा है, जब अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। ये पॉइंट हो गया मेरे भाई। उसके बाद आप आ जाओ और ये ऑब्वियस क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे डायफ्राम से क्वेश्चन आ सकता है, अंतरिक्ष आ सकता है। चलो भाई आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो सकता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, समझे मेरे। उसके बाद दोस्त एक आप ये कर लेना, यहाँ पे रक्त वाहिका कौन कौन सी, देखो ये जो लाल रक्त होता है, श्वेत रक्त होता है, प्लेटलेट्स होता है, ये आपके एमसीक्यू में आएगा। धमनी और सिरा, वेन्स और आर्टरीज, ठीक है। उसके बाद आपके हार्ट भी आ सकता है, हार्ट आपके सामने आएगा। और ये मेरे भाई ये जो है आपके इस तरीके के दिल है, ये 4 चैम्बर होते हैं। एक आप इसको हल्का हल्का पढ़ लोगे तो आपका काम ये हो जाएगा, ठीक है। जाइलम फाइलम आप इसको देख लेना, ये पेड़ पौधे के लिए काम आता है। तो जाइलम फाइलम तो आपने कमेंट करके बता ही दिया होगा। उसके बाद आपके सामने आता है मानव उत्सर्जन, मानव एक्सक्रीटरी, ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीटरी नेफ्रॉन। ये मेरे भाई ये क्या था? मानव उत्सर्जन तंत्र। उपस्थिति अंग कौन कौन सा है? ये 2 किडनी
होते हैं, जैसे ये बायां दायां, ये मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और ये मूत्रमार्ग होता है। समझे, ये एक मूत्राशय ब्लैडर कहते हैं, मूत्रमार्ग को यूरेथ्रा कहते हैं, ये यूरेटर कहते हैं ना, यूरेटर। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जब ये चीजें होगी, ये नेफ्रॉन को बनाने के लिए आ सकता है क्रियाविधि। उसके बाद आपके आर्टिफिशियल किडनी की भी आ सकता है। पादप उत्सर्जन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, स्वपोषी विषमपोषी, ये हटाओ, यहाँ पर नेमिंग करने के लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने देखो कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि कोशिका की ऊर्जा इकाई किसको कहते हैं, ये आप एटीपी को कहते हैं, क्योंकि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये होता है, इसे आप ये चीजें कहते हो। समझे, फिर चलो अब आगे आते हैं। ये चीजें आने के बाद आपके सामने क्वेश्चन आता है और बहुत प्यारा सा सवाल है मेरे भाई, बहुत आसान सा सवाल कर दोगे आप, मुझे इतना पता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में देखो मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने वाले 3 चरणों का उल्लेखन करना है। समझे, और पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए ये क्या होता है, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन क्रिया क्या है, ये आप 2020 में भी क्वेश्चन 19 में क्वेश्चन देख सकते हो। समझे, ये सारी चीजें हो गई। तो फिर आप ये देखो, ये कभी कभी क्या होता है, आपको ये चीज बनाएगा, नेमिंग करना होगा। नेमिंग मतलब बना हुआ आएगा, बस आपको नाम याद रखना है। फिर आप सामने उसी तरीके से नियंत्रण एवं समन्वय पे हम आ चुके हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो मेरे भाई समझ आ रहा है बातें। अभी आपके साथ पूरा दिन जो है, इन्हीं को बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक आपके पेपर में आता हुआ दिखेगा। फिर मेरे भाई आप पेपर बहुत अच्छा करोगे, टेंशन फ्री रहना। ठीक है, समझे। फिर आप आ जाओ यहाँ पे, आपके सामने जो है सबसे पहले हिंडब्रेन में आ जाओ। इनमें मतलब आप सामने ये वाला जो पॉइंट है, ये पश्चिम मस्तिष्क, ये आप कर लो, क्योंकि इस बार हाईली ज्यादा इसके चांसेस है। और इसमें चांसेस एक आपके कौन से, सीएनएस वाला, कौन सा भाई, ये सीएनएस वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो किताब में तो आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप ये पादप हार्मोन, ये क्या भाई, ये लो 1000% गारंटी है आपके सामने आएगा। ऑक्सिन, जेब्रेलिन, साइटोकिनिन और वृद्धि स्पंदन एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ये पॉइंट आपके पेपर में आते हैं। ये तीनों हार्मोन्स हर एक एग्जाम में आता है, जो भी अगर आप एग्जाम दोगे हर एग्जाम में ये सारी चीजें आती है। समझे। फिर तो बहुत अच्छा सा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये धर्म का भी आ जाता है। कभी कभी आपके स्नैप्सिस इसमें दिया नहीं, पूछ बताता हूँ। तंत्रिका न्यूरॉन के भाग कौन कौन से हैं, ये भी भाग आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। जब ये चीजें हो जाती है मेरे भाई मेरे दोस्त, ध्यान सुनना। फिर एक आपके सामने पिछले साल ये स्नैप्सिस पूछा था, जब 2 तंत्रिकाएं होती है उनको जो बीच से दोनों तरफ को ऐड करता है, जोड़ता है, उसी को हम स्नैप्सिस कहते हैं। ठीक है। फिर आपके सामने अनुक्रियाएं आ जाएगी। ऐच्छिक क्या होता है, अनैच्छिक क्या होता है, परिवर्ती क्रियाएं क्या होती है। ऐच्छिक क्रिया ग्राम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे बोलना, लिखना, ये हमारी ऐच्छिक क्रिया होती। अनैच्छिक क्रिया ये प्रश्न मस्तिष्क द्वारा होता है, श्वसन, दिल का धड़कना, ये अनैच्छिक क्रिया होता है। ये मेरुरज्जु नियंत्रित करती है, जो गर्म वस्तु के छूने पे हाथ हटा लेते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं होते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको यहाँ से कर सकते हो। समझे। उसके बाद में आपके पास ये चीजें होने के बाद क्या होगा मेरे भाई, आपके सामने ये चीज हो जाएगी। तो उसके बाद आप आ जाओगे किस पे, सीएनएस पे। ये देखो पीएनएस पे, परिधरीय तंत्रिका तंत्र। ये मेरे भाई आपके क्वेश्चन लास्ट ईयर भी बने थे। समझ आ रहा है मेरे भाई। ये देखो आपके सामने कार्य क्या क्या हो गए, ये ब्रेन के आपके कार्य आ गए। तो मेरे भाई ये किसी भी एग्जाम में जाओगे तो आपके यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। समझे मेरे भाई। ये है आपके सामने, ये मध्य मस्तिष्क, ये पश्चिम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला पोन्स, क्या क्या काम होते हैं ये सारे आपके सामने हैं। ये आपके लिए सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं यही बता सकता हूँ मेरे भाई। बस आगे आपके ऊपर डिपेंड है कि अभी आप कितना कर पाते हो, कितना आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, ये हो गया प्रकाश गुरुत्वाकर्षण। ये भी चीज दूर से जड़ की ओर वृद्धि करती है। देखो तापन, गुरुत्वाकर्षण रसायन, छूने पर ऊर्जा मुरझा जाते हैं। एक और कहा गया भाई, देखो ये रहा मेरे भाई। अब आ जाओ यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या भाई, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि लो भाई ये बता दिया कि 1000% आएगा ही आएगा पेपर में, तो आएगा ही ऑक्सिन, जेब्रेलिन, साइटोकिनिन, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। ऑक्सिन क्या करता है, शाखाओं का अग्रभाग पर बनता है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि होता है। तो ये पूछेगा पेड़ पौधे में जो लंबाइयां होती है, जो ग्रोथ होता है, बढ़ता है, कौन से हार्मोन से बढ़ता है, ऑक्सिन हार्मोन से बढ़ता है। किससे, ऑक्सिन हार्मोन से। याद रखना, तने में वृद्धि किसकी वजह से होता है, जिब्रेलिन से होता है। और विभाजन किससे होता है, साइटोकिनिन से होता है। अब
वृद्धि मतलब पत्तियों का झड़ना किससे होता है, ये एस्कॉर्बिक अम्ल से होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा पेड़ में जो पत्तियां होती है वो कौन सा हार्मोन्स की कमी से झड़ने लगता है, तो वो होता है एस्कॉर्बिक, है ना, एस्कॉर्बिक एब्सिक्स, है ना, एब्सिक्स अम्ल होता है। समझे, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आप सामने एक क्वेश्चन पूछता है जो ये इंसुलिन वाला ये क्या करता है, एक तो ये हो गया। फिर आप सामने प्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये वृद्ध हार्मोन होता है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है नर में होता है, एस्ट्रोजन मादा में होती है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल में ये आपके एस्ट्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन किसमें होता है, मेल में होता है। ठीक है, ये हो गया आपके सामने, ये आप सामने से चीजें देख रहे होंगे। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा भाई, ये मधुमेह डायबिटीज, कौन सा आ जाता है, डायबिटीज, इसके कारण क्या है, इसके उपचार क्या है, बस इतना चीजें। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर आपके सामने ये आ जाएगा, इतने आपके सामने क्या होगा, बस इंसुलिन में कौन सा कथन गलत है, ये तो आप जब मैंने बता दिया आपको। देखो पादप पत्तियों को मुरझाने के लिए क्या कौन सा यहाँ पे वो यूज होता है, देखो बोनापन होने का क्या कारण है, अभी आपको पता चल जाएगा कंप्लीट अगले चैप्टर में। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया होगा, इतनी चीज तो समझ आई गई होगी मेरे भाई, इतना तो होशियार आप लोग होगी। ठीक है, और आ गया जो यहाँ पे हार्मोन्स क्या है, ये आपके हार्मोन्स क्या है, इसका हार्मोन संबंधी ग्रंथियों के ये आपको बताने पड़ सकता है, तंत्रिका तंत्र की सीमाओं के बारे में बताना सकता है। तो ये पॉइंट हो गया सही, समझे। तो यहाँ पे आपके बंचेस में क्वेश्चन आएगा। अब बंचेस में मैंने आपको क्वेश्चन बताया किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, जीव में कैसे जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन वाला, ये भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये पॉइंट आ जाओ यहाँ पे। फिर यहीं पे सीधा सीधा आ जाते हैं, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। सबसे पहले डीएनए आपके लिए बता दिया मैंने, उससे ऊपर भी आया था लिंगिंग अलैंगिक, देखो ये मतलब अलैंगिक और सेक्सुअल, और ये हो गया सेक्सुअल, ये आपके पेपर में आएगा। समझे दोस्त, ये हो गया विखंडन वाला, आप करके जाना, यहां से आएगा ही आएगा। जो आपके यहाँ पे ये पुनर्जनन वाला हो गया, या स्पाइगोराइट जो एग्जांपल खंडन हो गया, बहुखंडन हो गया, है ना, अमीबा का भी एग्जांपल आ जाता है इसमें, हाइड्रा का भी आ गया है, मुकुलन हो गया। फिर आपके सामने ये हो गया, यहाँ पे बीजाणु समाजंग हो गया। कुछ नहीं पढ़ना है इनमें से ज्यादा, बस एक बार हल्की नजरों से देख के चले जाओ, बस इतना काम हो जाएगा। ठीक है भाई, पौधे में लैंगिक जनन कैसे होते हैं, ये रहा मेरे भाई। तो एक बार ये भी आप डायग्राम देख लो, इसमें किस तरीके से बीज निर्माण की प्रक्रिया। तो ये मेरे भाई परागण, और देखो ये जो है बीज निर्माण की प्रक्रिया किस तरह होता है, ये परपरागण होता है, ये भी आपको याद रखना है, पर परागण, है ना भाई, इस तरीके से समझे। अगला आपके सामने ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझे। तो ये डायग्राम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। चलो आगे आते हैं यहाँ पे, मानव में प्रजनन कैसे होता है, ये देखो यो नारम परिवर्तन कैसे कैसे होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, नर जनन तंत्र क्या क्या होते हैं। ठीक है भाई, ये सब चीजें आपको समझ आना चाहिए। ये मेल का है, ये मादा का जनन होता है। अब देखो भाई, ये कभी कभी ये पूछता है क्वेश्चन, अभी आगे दिखाता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। जब अंडा से कोशिका निश्चेषण होता है, ये देखो भाई, ये क्वेश्चन आपके पेपर बनता है, जब अंड कोशिकाओं का निश्चेषण होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे मेरे भाई। तो ये चीजें हो गई। तो फिर उसके बाद में आपके यहाँ जन स्वास्थ्य का हटाओ, रोगों को लेंगे, एसटीडी के बारे में आ सकता है, गर्भ निरोधक ये चीजें आ जाएगी, गर्भ के प्रकार ये आ जाएगा मेरे भाई, गर्भ रोधक, ये देखो ये आ गया आपके पास कंसेप्टिक, ये मेरे भाई आपके सामने, ये भी इंपॉर्टेंट है। रासायनिक तकनीक होता है जो कि आईसीडी इंट्रा यूरिनिक कंसेप्टिक डिवाइस होता है। ठीक है, ये भाई नसबंदी भी होता है, टेस्ट ट्यूब में भी होता है। ये इस तरीके की चीजें, ज्यादा कोई इसमें पढ़ना नहीं, एक बार ओवर थ्रू करोगे इस वीडियो के सारे टॉपिक लगाने के बाद आपके पेपर बन जाएंगे, समझे। और बंचेस में क्वेश्चन आएगा, इस पॉइंट को नहीं भूलना आपको। ठीक है भाई, बंचेस में क्वेश्चन आएगा, इस चीज को नहीं भूलना है, इस पॉइंट को आप याद रख लो। जैसे भी है आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे देखो यहाँ पे, ये मानव में क्या होता है यदि निश्चेषण होता, क्या होगा जब यदि निश्चेषण नहीं होगा, गर्भ निरोधक क्या है, इसकी विवरण आपको याद रखना है बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, यही सारे क्वेश्चंस, और इसमें ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके अनुवांशिका में आप यहाँ पे मार्क कर लो, F1 और F2 जनरेशन, ये दोनों जनरेशन आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो भाई
फिनोटाइप्स, जीनोटाइप्स। ये चलो अभी भी आपके समय है, अभी भी अगर नहीं पढ़ा आपने तो जीनोटाइप्स अनुक्रम क्या होता है, एकल सकरण और द्विसंकरण, ये इंपॉर्टेंट है। इसे आप 2 जनरेशन करोगे, इसे F1 जनरेशन करोगे। फिनोटाइप्स अनुक्रम 9331 होता है, ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रखो। इंपॉर्टेंट का इस चैप्टर से यही इंपॉर्टेंट है। अभी उस जो पुरानी वीडियोस है इंग्लिश वाली वो जाकर देखो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके मेंडल के, जॉर्ज मेंडल के, जो मेंडल द्वारा मटर के चेन जो किया गया था, ये जो जॉर्ज मेंडल था इसके द्वारा आप ये कंप्लीट इसे पढ़ सकते हो किस तरीके से ये अभी क्या है। सपोर्ट है मेरे भाई, बस आप उतना पढ़ लो। ये आपको मोनो हाइब्रिड है, बट इस बार मोनो नहीं, आपके सामने क्या आएगा, ये निश्चेषण टाइप 1 टाइप 2 वाला ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन में ऑलरेडी करवा चुका हूँ सारी चीजें, अगर आप लोग देख लो तो एक बार पुरानी कॉपी उठाकर देखो जिसके आप सारी चीजें कर पाओगे, ठीक है। चलो यहाँ से मेंडल के अनुवांशिक का नियम क्या क्या था, एक ये भी आप कर लो, इसके अनुवांशिका के नियम के बारे में क्या आया था, ठीक है। ये डन हो गया। उसके बाद में लॉ ऑफ डोमिनेंस, हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और हटा दो इसको। अब आगे आ जाओ यहाँ पे, ये आपके साथ ये जो है लिंग निर्धारक में आपके आ जाता है किस तरीके से एक्स और वाई काम करता है, ठीक भाई। ये आपके सामने बना हुआ है, ये आपके सामने बिल्कुल हो गया, कहानी खत्म। अब आज देख लो इसके बड़े क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसके बड़े क्वेश्चन ही बनेंगे, ये छोटे क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं मेरे भाई। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट है कि भैया किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। F1 जनरेशन में F1 पीढ़ी में क्या होता है और इस तरीके से F2 में क्या होता है, ठीक है। मोनो हाइब्रिड डाइब्रिड क्या होता है, ये बंचेस में आपके क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। अब आ जाओ आपके फिजिक्स में, और फिजिक्स में मेरे भाई अब हाँ बिल्कुल ही मतलब हाथ मत बिल्कुल टाइट कर लो, क्योंकि यहाँ से लिमिटेड क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे, ये आपके फिक्स होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, ये प्रकाश प्रवर्तन और तथा अपवर्तन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्वेश्चन समझो आपके सामने क्या है, कभी आपके बड़े एमसीक्यू में पूछ देगा प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी पॉइंट आपको याद करके जाना है। सबसे पहला यहीं से शुरू हो जाती है हमारा गेम, प्रकाश के परिवर्तन के नियम, ठीक है। ये हो गया, आप जानते हो ये किस तरीके से होता है। यहाँ पे इंसिडेंट होता है, और ये जो होता है एंगल आर जो होता है ये एंगल आई के बराबर होता है, मतलब एंगल आई इंसिडेंट इसके बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से बहुत आभासी प्रतिबिंब ये आपको करना ही करना है। गोले दर्पण मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो बड़े क्वेश्चन है ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो गोले दर्पण होता है इसे बीच में काटते हैं तो एक आपके पास 2 निकलता है, एक तो आपके कॉनकेव निकलता है, एक कॉन्वेक्स निकलता है, एक उत्तल अवतल उसे कहते हैं, जिसमें कि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, फोकस और ये सारी चीजें। और एक क्वेश्चन और यहाँ से कर जाना कि जो यहाँ पर रेडियस होता है 2 टाइम्स f होता है। अब फोकल लेंथ जो निकलता है आपका, ये फोकल लेंथ निकलता है, रेडियस को हाफ कर दोगे तो समझे, ये चीजें हो गई। फिर आप आ जाओ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, देखो दर्पण समांतर प्रकाश परिकरण किस तरह का होता है, तो ये कहना चाह रहा है, ये देखो 2 तरह के दर्पण निकला है। अगर आप ये चीजें देखोगे तो आप ये चीज देखना कि इसके बाहर पॉलिश है, क्या है इसके बाहर पॉलिश है, तो ये कुछ अंदर पॉलिश है, तो ये पॉइंट याद रखना। अगर जिसके बाहर पॉलिश होता है ये होता है हमारा कॉनकेव, क्या होता है भाई कॉनकेव। जो बाहर अंदर की ओर पॉलिश होता है ये होता है हमारा कॉन्वेक्स, क्या होता है कॉन्वेक्स। ये होता है उत्तल है भाई, ये होता है आपके पास अवतल, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सा भाई, ये अवतल, तो इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना। तो कॉनकेव आपके पास क्या होता है, अंदर की ओर पॉलिश नहीं होती है, कॉन्वेक्स मतलब कि आपको अंदर की ओर पॉलिश होती है, ये बाहर से रिफ्लेक्ट करता है। और इसमें क्या होता है, जब भी ये पैरेलल लाइन की बराबर कोई भी लाइन जाती है तो वो हमेशा किससे निकलता है, फोकस से निकलता है। और जब भी कभी इसके पैरेलल जाती थी ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, अब वो उसके पीछे मतलब फोकल लेंथ से निकलता है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है अवतल लेंस दिख रहा है यहाँ पे, ये आप सामने क्या है, ये अवतल लेंस है, ये आप सामने क्या है उत्तल लेंस है, ठीक है। ये चीजें होगी, ये आपके प्रतिबिंब बनाने में काम आएगा। तो ये देखो मेरे भाई, ये जो है आपके पास प्रतिबिंब बनाने में बहुत ज्यादा मदद होगी। F तथा बीच में जो बनता है C से परे मतलब बियॉन्ड। तो अब देखो जैसे कि आप सामने एक स्थिति है, इस स्थिति में आपसे पूछ रहा है कि अगर बीम की स्थिति अनंत है, मान लो कोई भी यहाँ पे है, यहाँ से क्या पैरेलल के बराबर गया तो किससे आएगा, फोकस से आएगा, यहाँ से गया तो कहाँ जाएगा, फोकस से ही निकलेगा। कोई कह रहा है C से परे मतलब C से जो बाहर है,
क्या है, सी से बाहर, तो कहां से जाएगा, ये तो जाएगा, यहाँ से फोकस से निकल के आएगा, अब फिर इससे जाएगा तो किससे निकल के आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट ये दोनों यहाँ बनेंगे, तो यहाँ पे आपकी प्रतिबिंब बन सकती है। अभी मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, समझे। तो ये चीजें हो गई आपकी, पांचों चीजें होंगी। फिर आप देखते हो अवतल के उपयोग किस तरह से होता है। जो अवतल होते हैं यहाँ पे, ये जो अवतल दर्पण होते हैं, इसके टॉर्च, सैटेलाइट्स, वाहन के हेडलाइट्स प्रकाश में होता है, तो अवतल ये याद रखना, इसे कहते हैं कॉनकेव। क्या कहते हैं भाई, कॉनकेव। और गाड़ी के हेडलाइट में, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, हेडलाइट में, तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसके सामने में आपके कौन सा यूज होता है, अवतल। जो गाड़ी के रियर व्यू होता है साइड वाले में, उसमें उत्तल। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों के प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। सपोज करो कोई मरीज है, उसके जो दांत दिखेगा, तो मेरे भाई एक दांत खराब है, उसी को देखेगा ना पर्टिकुलर, पूरे मुंह का तो पूरा वो स्ट्रक्चर नहीं देखेगा, सारी दांतों को तो नहीं गिनेगा, तो इसलिए वो भाई कॉन्वेक्स यूज करता है, अगर सारी दांतों को गिनता, एक को देखेगा जो खराब है, वो आपके अवतल मतलब कि ये वाला कॉनकेव लेंस यूज करेगा, आई मीन मिरर यूज करेगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये सारे इसके, अब देखो ये आपके उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की अपेक्षिक, ये सारे जानते हैं कि जो उत्तल होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। जानना मेरे भाई। अब आ जाओ यहाँ पे, जो ये चीजें बता रहा था मैं आपको, ये देखो दर्पण का सूत्र आपको होता है कि जो दर्पण होता है ये क्या होता है, ये बिंब की दूरी u से होता है, हम हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और ये जो होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जो कि आपके माइनस में होगा, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपके बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में आते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक सेम होता है। तो उत्तल में याद रखना हमेशा धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है। कैसे करोगे, ये कॉन्वेक्स लिखते हो, ये कॉन्वेक्स x जो है ये क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो इस तरीके से ट्रिक को याद रख सकते हो, उत्तल मतलब आपका प्लस बनता है, ठीक है। u जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, बिंब की दूरी होती है, ये आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, ये आपका फाइनल मिरर इमेज होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। चलो अब आगे देखते हैं। m, ये मैग्निफिकेशन भी आपके सामने आएगा, तो मैग्निफिकेशन आपका जरूरी है, तो मैग्निफिकेशन ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, याद रखना, ठीक है भाई। मैग्निफिकेशन हो गया, उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे चीजें देखना कि कहाँ पे छोटा बिंब बनेगा, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इससे आप एक बार में पता कर सकते हो। चलो फिर उसके बाद आपके सामने ग्लास स्लैब आएगा। क्या भाई, ये हो गया ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में आता है, ये आपके प्री बोर्ड में भी आया हुआ था। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो अब आगे देखेंगे यहाँ पे प्रकाश अपवर्तन के दो नियम। ये आप यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक स्नेल लॉ है इसमें, एक आपको स्नेल लॉ कर लेना। स्नेल लॉ नहीं दिख रहा क्या यहाँ पे, स्नेल लॉ। ये देखो डेंसर एयर है, ये एक नंबर पहले आते थे। अब उत्तल अवतल आपके सामने, यहाँ से आप इसको देख लो, उत्तल अवतल ये लेंस में आ जाएंगे। लेंस में आने के बाद क्या है यहाँ पे कि देखो, लेंस में आने के बाद ये लेंस में इमेज बनने का है, ठीक है। ये फिर आपके पास आवर्धन, ये आपके प्रतिबिंब, ये आप जरूर देखना। ये मेरे भाई आप हल्का हल्का भी देख लोगे तो आपका काम यहाँ से सेट हो जाएगा, समझे। फिर लेंस का जो क्षमता होता है किससे नापा जाता है, ये डायोप्टर से। ये बहुत क्वेश्चन में आता है कि जो क्षमता होती है किससे नापा जाता है, डायोप्टर में, समझे। तो ये पॉइंट हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे। तो चलो मेरे भी आपके लिए एक ना छोटा सा सवाल है, ये आपके होमवर्क के लिए है। ये होमवर्क के लिए आपके सामने की जो एक मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र की नॉर्मल जो विजन होता है वो कितना होता है भाई। नॉर्मल जो हम देख पाते हैं कितने सेंटीमीटर देख पाते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो कमेंट आप जरूर करके बताना, समझे। तो ये चीजें होने के बाद अगला आता है आपके सामने। देखो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, लेंस के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स नहीं भी आता तो आपको टेंशन नहीं लेनी, हाँ, बट आपको एक चीज याद रखना। देखो ये पॉइंट आपके लिए होगा। देखो ये क्वेश्चन है, किसी निकट दृष्टि पीड़ित व्यक्ति को दूर नेत्र 80 सेंटीमीटर दूरी पर है और संकोचित करने के लिए आवश्यक लेंस की आवश्यकता होगी। ये आपके क्वेश्चन में बनेंगे, ठीक है। एक्चुअली जो लेंस वाला हम आगे देखेंगे, ये मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार, ये मेरे भाई हर एक एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक होता है। और यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनेंगे मानव नेत्र के। कौन सा, एक तो आप इनके जो फंक्शंस है, ये नेत्र हो गया, कॉर्निया हो गया, देखो क्या हो गया, ये नेत्रत्व हो गया, कॉर्निया होगा, पुतली हो गया, परितंत्रिया। एक ये पॉइंट आप करके जाना, पिपिल, रेटिना। रेटिना कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश संग्रही कोशिका अधिक संख्या में पाई जाती है। तो ये पॉइंट आपको इनके फंक्शंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आपके लिए ये रहा मेरे भाई, जो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपसे पूछा था, मानव दृष्टि की जो 25 सेंटीमीटर
या अनंत तक देख सकता है। मिनिमम जो होता है कितने 25 सेंटीमीटर। अगर मीटर आ जाएगा, अगर मान लो इस पर मीटर होगा तो मीटर कितना होगा 0.25 मीटर होगा। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है सेंटीमीटर की जगह क्या देगा मीटर, और भाई 25 लगा देंगे। नहीं नहीं नहीं, मीटर आप जानते हो कि 1 मीटर जो होता है वो कितने के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो मीटर में पूछेगा तो 0.25 होगा। फिर आपके सामने निकट, ये दूर बिंदु, निकट बिंदु। अभी आ जाओ आपको दिखाता हूँ कि सवाल कैसे आपके बनते हैं। ठीक है, मोटे में निकट दृष्टि दोष, और ये है आपके सामने वेरी 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 इंपॉर्टेंट निकट दृष्टि दोष। इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो इसको सही करने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है। ये टॉपिक छोड़ना मत, आप दुनिया का कोई भी टॉपिक छोड़ देना, बट ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। ये टॉपिक फिक्स है, आपको 20 तारीख को पेपर में दिखेगा। ऊपर जितने भी मैंने बताए हैं वो आप कर लो। कार्बन कंपाउंड के भी आपके सारे डाउट क्लियर, जितने भी सवाल मैंने बताए कि एक से एक कहर क्वेश्चन है। बस एक ही चीज है, अब आपका एक ही स्ट्रेंथ होना चाहिए कि इन टॉपिक को पढ़ना है, देखना है, और भाई अपने किताबों से रिवीजन करना है, सफिशिएंट है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं मेरे भाई, समझे। फिर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे भाई दूरदृष्टि, ये जो है ये दूरदृष्टि क्या है, दूरदृष्टि में क्या होता है व्यक्ति को, ये सारे इसके ऊपर कारण क्या है, इसका सही होने की क्या रीजन है, आपके डायग्राम के साथ आंसर देना है इसका। ठीक है, एक पर्सप हो गया जरा दूरदृष्टि, ये आपके जी प्री बोर्ड में आया था जरा दूरदृष्टि, ये पॉइंट याद रखना। इसमें क्या होता है दोनों लेंस लगता है, जैसे मान लो कोई बूढ़ा है तो उसके ये भी लेंस लगता है और ये वाला भी लेंस लगता है, इसे कहते हैं हम जरा दूरदृष्टि। क्या भाई जरा दूरदृष्टि, समझे भाई। तो ये हो गया पे। तो ये क्वेश्चन होने के बाद आपके सामने जो है ये जो क्वेश्चन हो गया लघु उत्तरीय। देखो ये जो होता है ये क्वेश्चन आपके बंचेस में बनता है, तो बंचेस में आप जरूर करके जाना कि जिस तरह के आप क्वेश्चन कर पाओ। जरा दूरदृष्टि को रोग निवारक कैसे हो सकता है, किस तरह निकट दृष्टि कैसे कर सकते हो, ये तो निकट दृष्टि बता दिया मैंने, और सामान्य बिंदी निकट तो पता ही चल गया होगा आपको। ठीक है, मानव निकट से निकट और जरा दूर। देखो जरा दूरदृष्टि, ठीक है, ये देखो हो जा भाई, देखो जरा दूरदृष्टि, दृष्टि और ये निकट दृष्टि, ये याद रखना, और इसके 3 फंक्शन होंगे वो आप याद रख लेना, इतना सफिशिएंट होगा। और ज्यादा कांच के प्रिज्म में श्वेत, एक ये लास्ट ईयर आया था, बट अभी आप ये वाला कर लो। ठीक है, एक ये आप यहाँ पे कर लो कि किस तरीके से श्वेत आयोजक होता है, इसको विब्योर से आपको याद रखना है ना, विब्योर से याद रखना है कि जिससे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन आप देख सकते हो स्पेक्ट्रम की लाइटें किस तरीके से आता है। प्रिज्म वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म वाला याद रखना। स्पेक्ट्रम वाला प्रिज्म जो है ये ग्लास प्रिज्म आप देखना, एनसीईआरटी से देखना, एनसीईआरटी में इसका भाई रामबाण है। क्या भाई एनसीईआरटी में रामबाण है। ठीक है, चलिए आगे आते, फिर आगे देखते हैं आपके सामने एक ये तो भाई आपके सामने क्या विचलन कोण बनता है, विचलन कोण लास्ट टाइम में आता है। इंद्रधनुष के बारे में आ जाता है, रेनबोस के बारे में आपके सामने आया था, रेनबो का कैसे फॉर्मेशन हुआ है, आपको जो प्रीवियस पेपर है उसमें भी जाकर देख सकते हो। अभी भी लाइक नहीं किया मेरे भाई, इसके अलावा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ इस पे भाई आप कम से कम 1K लाइक कर दोगे और अपने दोस्त यार में शेयर कर दो, क्यों इधर उधर के चक्कर में पड़े हो, सारा चीज यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, तारों का आभासी स्थिति अभी आपको क्वेश्चंस में दिखा दूंगा मैं आपको क्या होता है। देखो तारों का टिमटिमाना क्या होता है, एक आपका टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल प्रभाव करना है, और तारों का टिमटिमाना आपको करना है। एक वो दिखना है कि जो आसमान में जाते हैं तो आसमान जो है मतलब ब्लैक दिखाई देता है, और वो वाला देखो कहाँ दिख रहा है, ऊंचाई पे बादल सफेद के ऊपर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, एक ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये काला प्रतीत होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं पर ग्रह नहीं, ऐसा क्यों। ठीक है, चलो अभी आगे आ जाओ क्वेश्चन में, ये भी पॉइंट याद है। रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब कितना समय लेता है, 1/60 सेकंड लगता है भाई, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया, बड़े क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ये आपके असेशन रीजन है। लघु क्वेश्चन में ये है आपके सामने श्वेत प्रकाश का विपक्षण क्या होता है, श्वेत प्रकाश विपक्षण क्या होता है, एक ये पॉइंट करना, ये वाला आप मत करना क्योंकि ये अलग कट चुका है आपके, ये इंद्रधनुष वाला कट लेना, यहाँ से प्रकाश के परिकलन की मनुष्य के नेत्र पक्ष में, ये 2 क्वेश्चन अभी आप तैयार कर लो मेरे भाई, अभी भी आपके पास समय है। और अगर आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके कारण समझाने के लिए, समझे। ये हो गया, और प्रिज्म प्रकाश
का अपवर्तन रेखा ये आपके सामने फिक्स है। अगर पेपर बनेगा तो भाई इसी के इर्द गिर्द बनेगा और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके वहां पे भी लिखे जाएंगे। समझे मेरे भाई? तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके सामने। विद्युत आ गया, 2 चैप्टर और है, यहाँ से आपके इतने सारी चीजें समझ आ जानी चाहिए। समझे भाई? तो इतना पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो चलो अब आगे देखते हैं, इसको भी निपटाई देते हैं। ये 1 कूलम आवेश, यहाँ से आपके क्या है वी आई ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो वी आई वोल्ट वहां आगा, काफी सारी चीजें मेरे भाई। ये देखो भाई जो मैं आपको कह रहा हूँ, एक ये ओम्स का नियम, क्या भाई ओम्स का नियम, मतलब इसे वी आई ग्राफ की कहते हैं, वी आई ग्राफ। इसके बारे में आप पढ़ के जाना, ये आपके पास क्वेश्चंस आएगा। 1 ओम्स वाला, ये भी कभी कोई 1 वोल्ट अपॉन में एम्पियर होता है, ये ओम्स होता है। ठीक है भाई, डन है। आगे आ जाओ, ये आप सामने का प्रतिरोध, अरे हो जाओ भाई। देखो ये क्या है, ये आप प्रतिरोधक श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है भाई, पैरेलल और कॉम्बिनेशन। तो ये भी पॉइंट आपको याद नहीं आता न्यूमेरिकल्स, थ्योरी इसका देख लो। 2 आता है, ये संयुक्त प्रतिरोधक, ये आपके पैरेलल है, वो आपके पास क्या सीरीज है। ठीक है, विद्युत धारा प्राश्चम की होगी। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे नियम के अनुसार जूल का विद्युत धारा नियम पीआई, ये तो भाई यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा आपके। ठीक है, क्वेश्चंस बनेंगे आपके, एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस तरह क्वेश्चंस आपके सामने सारी चीजों को आप देख सकते हो। ये पैरेलल कौन सा है, ये सीरीज कौन सा, इन सबको पहले क्या कर सकते हो आप कंप्लीट बना सकते हो भाई। ऑफलाइन में सारी चीजें करवा चुका हूँ आप पहले से। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपके सामने, छोटी छोटी चीजें। आगे आ जाओ, जो बड़े क्वेश्चंस हैं, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यहाँ से आपके क्या है, ये आप सोलेनॉइड वाला टॉपिक आ जाएगा। चलो भाई, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे छड़ चुंबक का ये एक पॉइंट हो गया। एक आपके साथ ये ऑस्ट्रिच का जो होता है, ये हस्त अंगुठ नियम, क्या भाई यहाँ पे ये दायां राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। जब भी आप कोई चीज पकड़ते हो तो जैसे यूं है, तो हमारी तरफ से यूं करके सारे हमारे क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बन जाते हैं, फील्ड बन जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आप आ जाओ एक ये सोलेनॉइड वाला, ये परिनलिका, क्या हो गया भाई, परिनलिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे फंक्शंस भी है। ठीक है, इतना भी बना के लिख दोगे तो भाई आपका काम सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपके सामने एक आ जाएगा फ्लेमिंग, कौन सा, फ्लेमिंग वार्म। ये फ्लेमिंग वार्म मतलब हस्त नियम, बायां हस्त नियम। ये भी पॉइंट आपको याद रखना, इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से। ठीक है भाई, ये जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये धारा होता है, ये बल होता है, फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये आपके पास करंट होता है। समझे, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। डन है। फिर आपके सामने ये सारी चीजें हो जाएगी। ये जनरेटर इलेक्ट्रिक का होगा। और तो भाई देखो बस यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। इतना भी पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा, मतलब आप अच्छे नंबर ले आओगे। हमारा पर्यावरण, यहाँ से आपके लास्ट ईयर में 5 नंबर के क्वेश्चन थे, हर साल 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इसके। और यहाँ से आपके खाद्य श्रृंखला से बन जाएगा, एक ये खाद्य श्रृंखला से, जैविक अजैविक से, ठीक है, और ये निम्न परितंत्र से, ये मानव निर्मित परितंत्र। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर आगे आ जाओ, यहाँ पे 10% लोअर वाला है, यहाँ पे भूमि घटक, मानव निर्मित, अजैविक, जैविक। ठीक है भाई, उपभोक्ता, उपभोक्ता से तो आएगा ही। देखो एक तो ये उपभोक्ताओं के कितने प्रकार होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर आप ये आहार श्रृंखला, ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके जाओ कि आहार श्रृंखला आएगा ही आएगा पेपर में। समझे मेरे भाई? तो ये होने के बाद आपके सामने आता है 10% नियम, ये भी आप करके जाना। पोषी ऊर्जा संस्थान डन है। अब एक ओजोन वाला टॉपिक है, इसके अंदर में ये भी देखो आहार जाल, जो आहार जाल होता और ये ओजोन परत, कौन सा, ओजोन परत और आहार जाल, यहाँ से आपके फिक्स है, 100% श्योरिटी है कि पेपर बनेगा ही बनेगा। डन है दोस्त, इतनी चीजें हो गई है। तो ओजोन का निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, तो आप लोग मुझे ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल ओ होता है, O2 होता है, O3 होता है, आप लोग कमेंट करके बता दो। ये आपके लास्ट चैप्टर थे, इतनी सारी चीजें कर लोगे तो आपका काम सेट हो जाएगा। और ज्यादा कुछ भी नहीं मेरे भाई, आप पे पूरा 1 दिन का समय है, जितना चाहो अब रगड़ दो। आप सामने मेन मोटा चीज आई गया कि भाई किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन करना है, क्या क्या क्वेश्चन नहीं करना। तो इतनी चीजें समझ आने के बाद अब आपको करना क्या है, अब अपनी पढ़ाई में लग जाना है। और सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये सारी चीजें होना चाहिए। और कभी कभी भाई बड़े क्वेश्चन भी पूछ देता है क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये खाद्य आहार श्रृंखला क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके बहुत बार क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं। ठीक है, फिर ये चीज हो गया। फिर आपसे परितंत्र क्या होता है, ये चीजें खाद्य श्रृंखला क्या होती है, बस हो गया। ये 10% नियम क्या होता है, ये सारी चीजें, और ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में भाई। आपको यहाँ तक आप लोगों ने इतना पेशेंस से, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप अपने यहाँ पे बस कमेंट में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 90+ आपको यहाँ पे अपना कमेंट कर देना। आपके इसके
इर्द गिर्द नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप लोग के लिए तैयार रहना। 20 के बाद इतनी आप तैयारी करो, इतना सफिशिएंट है। बस आपको करना कुछ नहीं, ये सारे टॉपिक को पढ़ना है, दोबारा से मेमोराइज करना, चीजों को समझना, एक बार लिख के देख लेना और भाई बस हो गया। इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना मेरे भाई। ठीक है, अगर आपने मार्किंग स्कीम नहीं देखा है जाकर उसे लो, मैथ्स का पेपर आने वाला, एक एक क्वेश्चन आपके पेपर मैच करेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।